क्लियरली ऑडिबल है बेटा? यस, मेरी वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है? यस, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है बेटा? यस, गुड इवनिंग बच्चों. सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम. एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, क्योंकि आप लोगों का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? मानते हो बेटा? बिल्कुल बेटा. लास्ट टू लास्ट क्लास के डाउट्स पेंडिंग है, वहां से हम लोग एंड में पक्का डिस्कस करेंगे. तुम लोग खुद याद दिला देना, ठीक है बेटा? यहाँ आज मैं उसको जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करना प्रेफर करूंगी बेटा, क्योंकि एक फ्लो चल रहा था. ऑलरेडी हमारी लास्ट क्लास आधा घंटा वेस्ट हो गया था, तो क्लास 1 घंटा 10 मिनट की ही जा पाई. लेकिन आज हम एक भी मिनट अपना वेस्ट ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं. बेटा मैं कल भी जल्दी आ गई थी, आज जल्दी नहीं आई हूं, मैं कल भी जल्दी आ गई थी. ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? ठीक है बेटा. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में. जल्दी से मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ ताकि हर तरीके के कंफ्यूजन से एकदम क्लियर हो जाए. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या? मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है उसके लिए काफी थ्योरीज दी गई. फॉर एग्जाम्पल वर्नर थ्योरी डिस्कस्ड, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस्ड, एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिलेबस में यह है. बाकी लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दी गई थी, बट नॉट इन द सिलेबस. राइट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है बेटा? कि हमने लिगेंड को और सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट चार्जेस की तरह माना. यहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ना शेयरिंग होती है, ना ओवरलैपिंग होती है. फिर होता क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा. लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है. अप्रोच करता है तो दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन. जितना ज्यादा रिपल्जन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी कम एनर्जी होती है. तो अब क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और लीगेंड एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है. तो लीगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है ना, तो उस केस में जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट बोले तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है. क्योंकि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो रिपल्जन होता है. रिपल्जन किसके बीच में होता है मैम? लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज होता है और सेंट्रल मेटल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में रिपल्जन होता है. रिपल्जन होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने ये देखा कि जो हमारे पास कैसे ऑर्बिटल्स थे, ऑन द एक्सिस वाले 2 ऑर्बिटल हुआ करते थे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर. उन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो गई. उन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो नाम से किसके नाम से जाने गए? Eg ऑर्बिटल्स के नाम से जाने गए. और उनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई थी बेटा? उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई थी 0.6 टाइम्स. ओके. उसके बाद जो बाकी 3 ऑर्बिटल्स हैं, कौन से बेटा? जो T2G के नाम से जाने गए, dxy, dyz, dzx. ये तीनों इन बिटवीन द एक्सेस वाले थे, इनकी एनर्जी अभी बराबर थी, ये नीचे T2G के नाम से आ गए. तो भाई हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमको समझ आ गया था कि हाँ जी भाई पहले डीजनरेट थे, फिर T2G नीचे आ गए, Eg ऊपर चले गए. अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरा कैसे जाए? तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाए? जैसे 11th क्लास में भरते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरोगे जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसमें भरोगे जिसकी एनर्जी ज्यादा है. और T2G और Eg में से T2G की एनर्जी कम है, वो हमारा ग्राउंड स्टेट है. तो इलेक्ट्रॉन पहले भरे गए T2G में, फिर भरे गए Eg में. तो लास्ट क्लास में हमने उनकी स्प्लिटिंग इक्वेशन को लिखना सीखा, साथ के साथ हमने CFSE कैलकुलेट करना सीखा, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. राइट? क्या फॉर्मूला था बेटा? -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg प्लस जितने पेयर बन रहे हैं, जितने पेयर्स बन रहे हैं. सिंपल. उसके बाद आए हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ.
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा बेटा कि टेट्राहेड्रल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें लीगेंड मेटल लीगेंड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम एक्स वाई और जेड एक्सिस ले लें जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस केस में अगर कहीं पे भी एक्स वाई जेड एक्सिस को हम रखते हैं तो लीगेंड हमें हमेशा एक्सिस के बीच में मिलेगा। यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कहां से अप्रोच कर रहा है? लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस से। और अगर लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहा है तो रिपल्जन कौन से ऑर्बिटल ज्यादा फील करेंगे? इन बिटवीन द एक्सिस वाले। और इन बिटवीन द एक्सिस वाले कौन से होते हैं? dxy, dyz, dzx। तो T2 ऊपर आ गए, E नीचे आ गया, तो स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हुई? 0.4 टाइम्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बेटा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड हुआ करते थे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड हैं। लिगेंड कम हुए, रिपल्जन कम हुआ, तो एनर्जी भी कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हुई। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? हमने लास्ट क्लास में ऑक्टा टेट्रा का CFSE कैलकुलेट करना सीखा था। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो बेटा विदाउट हेजिटेशन अभी पूछ लो, क्योंकि अब मैं आपको समझाने जा रही हूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। अब तक मैंने आपको CFSE कैलकुलेट करना सिखाया था, लेकिन आज मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बताने वाली हूं कि कैसे CFSE को बिना सॉल्व करे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैम फिर आपने इतनी सारी मजदूरी हमसे क्यों करवाई? बेटा वो भी करना जरूरी था, वो हमें कैलकुलेट करना तो आना चाहिए ना, इनकेस हमारे बोर्ड्स में आ जाए, हमें वो कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। लेकिन नीट के पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें एक एक कंपाउंड को सॉल्व करें, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे उसके और सीधा सीधा अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को कोई शक नहीं है? वेरी नाइस बेटा। अब मैं आज आपको समझाने जा रही हूं। अच्छा ये बता दो, होमवर्क सब लोग करके आए हो? जल्दी से बता दो, होमवर्क करके आए हो बेटा? यस, वेरी नाइस। अगर ऑल क्लियर है तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ओहो, कैसे पेन ला कर दिए, पूरे हाथ नीले नीले हो गए। ये प्रियांशु आज डांट खाएगा मुझसे। 1 मिनट बच्चों। प्रियांशु, कितना मजा आ रहा है तुम लोग को? कितना मजा आ रहा है ना? टिश्यू दे दो, टिश्यू टिश्यू टिश्यू। हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, रुको रुको, पेन रिप नहीं। सारे हो रहे हैं सारे, उठा के ले जाओ, दूसरे पेन लाके दे दो अगर हो तो। मैम के हाथ नीले हो गए, कितनी खुशी हो रही है ना? जयेश भाई को बुलाओ, वही ठीक करेंगे। डांट खाएगा। हाँ बेटा, मैं भी लेक्चर का टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर ही स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे 6 पेन चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर समझानी है।
कोई बात नहीं बच्चों, क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास पे ध्यान दो। यस, हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 ऑन द प्लेन थे और एक एक्सियल था। क्या था बेटा, 4 ऑन द प्लेन थे और एक एक्सियल था। इस तरीके से देखना बेटा ध्यान से, अब एकदम पढ़ाई पे ध्यान देंगे सब लोग। थैंक यू बेटा। बेटा देखो इधर ध्यान से बेटा, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है बेटा, इस तरीके से होता है। ये देखो ध्यान से, ठीक है। 4 ऑन द प्लेन है, 4 ऑन द प्लेन है बेटा लिगेंड्स, और एक अबव द एक्सिस है, वो भी जेड एक्सिस पे है, और एक बेटा बिलो द एक्सिस प्रेजेंट है। इस तरीके से मानते हो नहीं मानते हो, ऑक्टाहेड्रल इसे ही कहते हैं या नहीं। नालायको तुम्हें ही पढ़ा रही हूं, तुम्हें ही समझा रही हूं, ज्यादा मजे मत लो तुम लोग, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, देखना ध्यान से, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके जैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं, सुनना ध्यान से बेटा, अगर मैं जेड एक्सिस वाले 2 ये पेन हटा दूं, अगर मैं जेड एक्सिस वाले 2 ये पेन हटा दूं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर। कहलाएगा नहीं कहलाएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो जल्दी से बता दो बेटा कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अब कहां से अप्रोच कर रहा है, जल्दी बताओ बेटा। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कहां से अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है ऑन द एक्सिस से। तो ऑन द एक्सिस से तो अप्रोच कर ही रहा है, साथ के साथ वो डी ऑर्बिटल्स जो जेड एक्सिस से रिलेशन रखते थे, अब वो बाहर हो चुके हैं। कैसे बाहर हो गए, देखना बेटा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग 2 लिगेंड्स। कहां से हटाए बेटा, दोनों लिगेंड्स हमने जेड एक्सिस से हटाए। और अगर जेड एक्सिस से लिगेंड ही हट गया, दैट मींस लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अब जेड एक्सिस पे अप्रोच ही नहीं कर रहा। और अगर जेड एक्सिस पे अप्रोच ही नहीं कर रहा, तो वो डी ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस पे लाई कर रहे थे, जो ज्यादा रिपल्जन फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी अब कम हो जाएगी। तो वो 2 लिगेंड तो हट चुके हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, जेड एक्सिस से। Now energy of d orbitals along z axis decreases and energy of orbitals along x and y axis increases. क्या था बेटा, अगर मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कल ही पढ़ा था बेटा हमने इसके बारे में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, ये हमारे पास इस तरीके का होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मान लो ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो लिगेंड है, ये जेड एक्सिस पे लाई करता है। हमने इन 2 लिगेंड्स को हटा दिया, इन 2 लिगेंड्स को हटा दिया, तो यहां पर क्या बन गया बेटा, यहां पर अब ये 4 लिगेंड आ गए ऑन द एक्सिस वाले। और इस ज्योमेट्री को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इस ज्योमेट्री को ही हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये तो बात हुई स्ट्रक्चर की। इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि बेटा नीट में ना सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो देखना बेटा इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था बेटा, ये हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था बेटा, पहले स्प्लिटिंग हुई थी, यहां पर आया था ऊपर Eg और नीचे आया था, क्या आया था बेटा, T2G। यहां क्या आया था, Eg। इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या हुआ करते थे बेटा, dx2y² और dz²। और यहां पर क्या होता था बेटा, dxy, dyz एंड
dZx। यहां तक तो किसी को कोई शक होगा ही नहीं। अब इस केस में क्योंकि z एक्सिस वाले तो तुमने लीगेंड ही हटा दिए। अगर z एक्सिस वाले लीगेंड हटा दिए यानी कि z एक्सिस पे जो लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा था वो तो रिपल्जन ही फील नहीं करेगा। और अगर वो रिपल्जन फील नहीं करेगा तो आप लोग खुद बताओ बेटा, इन दोनों ऑर्बिटल्स में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ज्यादा एनर्जी उसकी होगी बेटा जहां लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस ही अप्रोच करता है, लेकिन सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, जेड एक्सिस से तो अप्रोच ही नहीं कर रहा। और जेड एक्सिस से अगर अप्रोच ही नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी कम हो गई। तो यहां से इनकी फर्दर स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है बेटा? इस तरीके से। इन दोनों में से सबसे ऊपर कौन आ जाता है बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन तीनों में से एक्स वाई वाला कौन सा है बेटा? एक्स वाई, डी एक्स वाई। तो यहां पर भी डी एक्स वाई ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा ये डी एक्स वाई। यहां पर क्या हुआ बेटा? ये dz स्क्वायर वाले की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, ये रहा dz स्क्वायर। और इन दोनों में से अब क्या बच गया? उन दोनों की एनर्जी बराबर है। क्या नाम है बेटा? dyz dzx। तो यहां पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या आया बेटा? ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है तो ऑर्डर क्या आ गया बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आप खुद बता दो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद कौन आ गया बेटा? डी एक्स वाई। उसके बाद कौन आ गया बेटा? डी जेड स्क्वायर। उसके बाद कौन आ गया बेटा? डी एक्स वाई एंड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। क्लियर? तो ये था बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो इस चीज को फिर से ध्यान से समझना बेटा। फिर से लैग हो रहा है। यस बेटा, समझ आ गया होगा सबको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हुआ है बेटा? स्प्लिटिंग हुई है इस तरीके से, और ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आया। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा, रीजन मैंने आपको क्लियर बता दिया। जेड एक्सिस वाले हट गए, जेड एक्सिस वाले हट गए, जेड एक्सिस वाले कंपटीशन से बाहर। तो बचे कौन? एक्स वाई वाले। एक्स वाई वाले तीन होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई दो होते हैं। इन दोनों में से भी किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जो ऑन द एक्सिस है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस से अप्रोच करता है। दैट इज द ऑर्डर। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो अपना डाउट लिखना, अपना डाउट लिखना बेटा। और नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दो बेटा। बस ये ऑर्डर याद रखना है, बस ये ऑर्डर याद रखना है। क्लियर? समझ आ गया? आरजू शेख, आई एम नॉट गेटिंग। बच्चे डाउट लिखो। पर मैम ऑन द एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो T2G ऊपर एंड EEG बिलो क्यों नहीं? कुणाल गांधी बेटा, अगर आप कल की क्लास में हो तो मैंने आपको कल ही ये रीजन बता दिया था कि T2G ऊपर क्यों है। T2G में जो हमारे पास तीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? DXY, DYZ और DZX। ये तीनों इन बिटवीन द एक्सिस वाले हैं। और चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है वो कहां से करता है? ऑन द एक्सिस से करता है। अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस से अप्रोच कर रहा है तो रिपल्जन भी ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल ज्यादा फील कर रहे हैं। और अगर ऑन द एक्सिस वाले ज्यादा रिपल्जन फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऊपर आएंगे। EG इसीलिए ऊपर है और T2G इसलिए नीचे है। क्लियर हो गया बेटा कुणाल? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।
शक्ति पूछ रहे हैं, यस मैम एक डाउट है, जेड एक्सिस से रिमूव क्यों? बेटा स्क्वायर प्लेनर के लिए एक प्लेन में होना जरूरी है, एक प्लेन में होना जरूरी है। अगर हम इस चीज को कॉम्प्लिकेट करें तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर जेड एक्सिस से हटाओगे तभी तो एक्स वाई एक्सिस पे आ जाएंगे ऑर्बिटल्स। मानते हो नहीं मानते हो? व्हाट इज tan dq? चिंतन पटेल जी ने पूछा है। बेटा डी और क्यू की अगर मैं बात करूं तो ये मैथमेटिकली डिराइव किया हुआ रिलेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और चार्ज को। प्रिया कुमारी, अभी कितने लेक्चर बचे हैं मैम? प्लीज मैम बता दीजिए। क्या करोगे बेटा, ये जानकर क्या करोगे, ये डाउट है तुम्हारा? कावेरी मैम बस ऑर्डर याद रखना है। हाँ जी बेटा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ से सिर्फ ऑर्डर पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। क्लियर? वेरी नाइस। कुणाल को क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। मैम आपको कैसे पता चला कि ऑन द एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं? अरे नालायक, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं समझाई थी अमृत सौरभ जी? स्ट्रक्चर समझाई थी ना। लीगेंड मेटल लीगेंड, आपस में एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। और एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होती हैं वो भी आपस में 90 डिग्री होती हैं। तो अगर किसी भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में एक्स वाई जेड एक्सिस को रख दोगे तो आप लीगेंड को एक्सिस पे ही पाओगे। और अगर लीगेंड एक्सिस पे है दैट मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। क्लियर अमृत सौरभ? बड़े आगे। वेरी नाइस ओम प्रकाश, वेरी नाइस तन्मय। चलो बेटा आगे आ जाते हैं। अब तक हमने ये जाना कि सीएफएसई कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमें बस इतना पता था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हमें मिलेगा, हम सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और फिर डी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे हम उस लीगेंड को मद्देनजर रखते हुए उसकी स्प्लिटिंग करा देंगे T2G और EG के अंदर। वो स्प्लिटिंग कराने के बाद फिर हम उसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे, और CFSE जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा CFSE होती है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन अगर हमें 2 से 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएं और बोला जाए कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, तो क्या हम सबकी CFSE कैलकुलेट करते रहेंगे? ये तो बड़ा टाइम किलिंग है, और नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो मैम क्या किया जाए? उसके लिए मैम आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखवा रही है, समझा रही हैं। तो कभी भी अगर ऐसे केसेस आ जाए तो आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो किसकी CFSE ज्यादा, किसकी CFSE कम। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी जब तक क्वेश्चन लिखने वाला सीधा सीधा ना बोल दे कि कैलकुलेट CFSE। आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको हमेशा कंपेयर करना है, और वो कंपेयरिंग फैक्टर्स मैं आपको सारे लिखवा दे रही हूं। क्लियर? रुद्र तोमर, मैम मेरा डाउट तो ले लो, dz स्क्वायर की एनर्जी सबसे कम क्यों नहीं? मिनिमम रिपल्जन होगा तो क्योंकि बेटा dz स्क्वायर ऑन द एक्सिस है और dyz dzx इन बिटवीन द एक्सिस है, दोनों में भी डिफरेंस है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को ऑन द एक्सिस ही लाई करता है। समझ आया रुद्रा? आलोक आनंद, मैम क्या गारंटी है कि ओनली इसका ऑर्डर पूछेगा? क्या बोले बच्चों, अब तुमको क्या जवाब दे? आज तक के 30 साल के नीट के क्वेश्चन निकाल के देख लेना, ठीक है? ये गारंटी है, कभी नहीं पूछेगा इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन, एनसीईआरटी में नाम भी नहीं है इसका। चलो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, इससे पता चलता है ये पढ़ने वाले कुछ नहीं होने जाने वाला, गारंटी चाहिए। सबसे पहली बात बेटा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देता है, कॉम्प्लेक्स बोल लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल लो, क्लियर? जब भी कॉम्प्लेक्स बोल लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल लो, 2 से 3 कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले देखो सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम को ध्यान से देखना बेटा, अगर तीनों सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग सीरीज से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सीरीज बोले तो 3D 4D
5D सीरीज, ये तीनों अलग अलग सीरीज है। हाँ जी, हमने DNF ब्लॉक में अच्छे से याद किया है, अच्छे से रटा है। क्या ट्रिक थी हमारे पास? 3D सीरीज की ट्रिक थी, शक्तिमान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। 4D सीरीज की ट्रिक थी, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद। और 5D सीरीज की हमारे पास ट्रिक थी, यारी जरा निभा मौत तक ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो सबसे पहले क्या देख लो, सेंट्रल मेटल एटम। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या करते हैं? डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है बेटा? यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा हमेशा क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। सोच समझकर बताना ऐसा क्यों होता है। हमने DNF ब्लॉक में ये पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, काहे? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा? लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को बहुत इजीली अप्रोच कर सकता है। इजीली अप्रोच कर सकता है तो अप्रोच करेगा पर रिपल्जन तो करेगा। रिपल्जन जितना ज्यादा CFSE उतनी ज्यादा। क्लियर हो गया बेटा? दैट्स व्हाई CFSE उतनी ज्यादा होगी। तो जब जब कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और बोला जाए अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द CFSE, तो देखना ध्यान से 3D 4D 5D सीरीज का तो सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। अगर 3D 4D 5D सीरीज का है तो हमेशा 5D सीरीज वाली की CFSE सबसे ज्यादा आएगी। ना मानो तो आंसर निकाल के देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, ये एग्जांपल है आपके सामने। अब आपको यहाँ पे बताना है इन दोनों में से किसकी CFSE ज्यादा है। कुछ ना देखो, सबसे पहले देखो सेंट्रल मेटल एटम कहां से बिलोंग करता है। तो ये भाई साहब कहां से बिलोंग करते हैं? निकिल जी। निकिल जी बिलोंग करते हैं 3D सीरीज से। मानते हो नहीं मानते हो? यहां पर प्लेटिनम कहां से बिलोंग करता है? प्लेटिनम बिलोंग करता है दैट इज 5D सीरीज से। कौन सी सीरीज से बेटा? 5D सीरीज से। और दोनों में से CFSE ज्यादा किसकी होगी? 5D सीरीज की। विश्वास ना हो तो चाहे कैलकुलेट करके देख लो। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो नेक्स्ट फैक्टर, और कैसे कंपेयर करें? स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। मान लो हमने देखा सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर चेक करो कि कौन सा लीगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड देखने के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा दी है ऑलरेडी। और हमारे पास दो प्रकार के लीगेंड होते हैं। एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग लीगेंड, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड को किसने बताया बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। क्लियर? और एक होते हैं बेटा वीक लीगेंड। मैंने आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी लिखवा दी है, याद करने की ट्रिक भी बता दी है, कतई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आज क्वेश्चन करेंगे काम आएगा। क्या ट्रिक थी बेटा? आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड का। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? कार्बन डोनर, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला कार्बन होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, और उसके बाद हेलोजन डोनर। ये स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड का ऑर्डर होता है। तो जब जब आपको CFSE का ऑर्डर देखना हो, आप देख लेना कॉम्प्लेक्स को ध्यान से। अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो क्या देखना? कौन सा लीगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा उसकी CFSE उतनी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? समझ लो बेटा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता था तो पहले पेयरिंग करवाते थे तो नीचे वाले ऑर्बिटल पहले पूरे भर जाएंगे, और नीचे वाले ऑर्बिटल के साथ क्या चलता था? -0.4। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है CFSE उतनी ज्यादा होती है। दैट मींस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा रिलीज एनर्जी होती है CFSE उतनी ज्यादा होती है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर बेटा?
तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों में से आपको यही बताना है कि इन दोनों में से कौन से कॉम्प्लेक्स की CFSE ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले थे, यहाँ पे आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, फिर क्या करते, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते और T2G की स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखते। वो स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखने के बाद आप CFSE कैलकुलेट करते और फिर आंसर बताते कि CFSE किसकी ज्यादा होगी। लेकिन 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 देखो यहाँ पे ध्यान से, सीधा सीधा देखो, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, हाँ जी। लिगेंड देखो बेटा, ये कार्बोनाइल है और ये साइनाइड है। आप खुद बताओ दोनों में से CFSE ज्यादा किसकी होगी, जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसकी ज्यादा होती है, EDTA एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो, यही हमने पढ़ा था। तो कनाडा और कोलंबो, कोलंबो लास्ट में आता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो उसी की हुई ना, तो ज्यादा CFSE किसकी आएगी बेटा। यहाँ पर लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है, हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, नहीं तो ऐसे तो वो हो जाएगा ना कंफ्यूजन कि कब कौन सा रूल यूज करना है। तो हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जहां पर सिर्फ वेरी कर रही हो इनकी FeCl6-3। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का है। अगर लिगेंड का डिफरेंस है तो क्या देखोगे, जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उसकी CFSE उतनी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से ज्यादा CFSE किसकी होगी, इसकी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, यस बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो जो CFSE होती है ना बेटा, CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऐसा क्यों कि ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप किसी भी एग्जांपल में देख लेना, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो नीचे वाला ग्राउंड स्टेट ही ऑक्यूपाई हो पाएगा। और ग्राउंड स्टेट को जो हमारे पास T2G होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, तो जो भी CFSE आएगी वो नेगेटिव में आएगी। क्लियर। तो कंपेयर करके देख लो, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम Fe था, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम Fe था, दोनों के लिगेंड भी सेम थे। अब इनकी CFSE अगर हमें सीधे सीधे कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे, सिंपल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, कैलकुलेट करके देख लो, +3। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, दैट इज +2। आप खुद बताओ बेटा ज्यादा CFSE किसकी आएगी, +3 वाले की, चाहे तो कंपेयर करके देख लेना। क्लियर हो गया बेटा, यस। तो ये 3 फैक्टर्स हमने जाने जिससे हम CFSE सीधा सीधा कंपेयर कर सकते थे। और क्या फैक्टर्स हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। कौन सी 3 ज्योमेट्री हम निकाला करते थे बेटा, या तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होता था, या टेट्राहेड्रल होता था, या ऑक्टाहेड्रल होता था। अगर हमने उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सही निकाल ली तो ये ध्यान रखना, मान लो अगर तीनों कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ उनकी ज्योमेट्री का डिफरेंस है, तो सीधा सीधा याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा CFSE स्क्वायर प्लेनर की होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की होती है, और उसके बाद टेट्राहेड्रल की होती है। ये ऑर्डर याद रखना, फैक्ट बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मैथमेटिकल डेटा है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है बेटा, कि जो CFSE होती है, डेल्टा किसका सिंबल होता है बेटा, डेल्टा सिंबल होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। ये SP किसका सिंबल है बेटा, SP सिंबल है स्क्वायर प्लेनर। किसका सिंबल है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ये OH किसका सिंबल है बेटा, ये OH सिंबल है ऑक्टाहेड्रल। और ये TD किसका सिंबल है बेटा, TD सिंबल है टेट्राहेड्रल। तो
कभी भी अगर आपको ज्योमेट्री निकालना ज्यादा सिंपल लग रहा है, आप सीधा सीधा देख लेना, हाँ भाई ये स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। सबसे ज्यादा सीएफएसई स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। क्या रिलेशन होता है बेटा? सीएफएसई जो होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, वो 1.3 टाइम्स होती है सीएफएसई ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। सीएफएसई जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की होती है वो 4/9 टाइम्स होती है सीएफएसई ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। क्लियर बेटा? चाय जरूर, थैंक यू सो मच दीदी। यस बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर कभी भी, ये याद हो गया ना बेटा, वेरी गुड शुभम कुलकर्णी, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे मेरी क्लास में, साथ साथ याद करते चले जा रहे हैं, ठीक है। रेस्ट, कभी अगर सब कुछ सेम है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से भी कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है बेटा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा डोनर होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर, तो NH2- की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अमोनिया, तो जिसकी जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा उसकी CFSE। अब जल्दी से बता दो मेरे प्यारे नालायकों, जल्दी से बता दो, क्या 5 फैक्टर याद हुए जो CFSE कल तक हम कैलकुलेट कर रहे थे, लिख लिख कर पेन से, हम उसे सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। रेदर देन हमारे सामने जब क्वेश्चन आए, हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इलेक्ट्रॉन निकालें, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखें, फिर CFSE निकालें और फिर कंपेयर करें किसकी ज्यादा किसकी कम, हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं। 5 फैक्टर्स, मात्र 5 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। फैक्टर नंबर 1, चेक द सेंट्रल मेटल एटम। अगर वो 3D 4D 5D अगर सिर्फ सीरीज का डिफरेंस है तो 5D वाले का हमेशा CFSE ज्यादा होगा देन 4D एंड 3D, रीजन मैं बता चुकी हूं। अगर कभी भी सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगेंड सेम है, उस केस में डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव उसकी CFSE उतनी ज्यादा। अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सीधा सीधा CFSE डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा CFSE उतनी ज्यादा होगी। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना बेटा। रेस्ट 2 तो आपके सामने है ही है। मान लो आपको ज्योमेट्री सीधे सीधे पता है, हाँ भाई PTCl4 है स्क्वायर प्लेनर, NiCl4 है टेट्राहेड्रल, सीधा सीधा बता दो ना, स्क्वायर प्लेनर की CFSE सबसे ज्यादा होती है हमेशा, फिर ऑक्टाहेड्रल और फिर टेट्राहेड्रल। ये रिलेशन आपने याद रखना है। क्वेश्चन कैसे होगा? नूर सब्र करो बेटा, सब्र करो, सब करेंगे, आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर? 5 फैक्टर याद हुए या नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो 5 फैक्टर याद हुए या नहीं, साथ के साथ, क्योंकि अगर तुम लाइव क्लास में हो, व्हाट आई वांट बेटा, क्लास में सब कुछ होता चला जाए। जल्दी बता दो बेटा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। पहली क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक्स बताए, दूसरी क्लास में सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरी क्लास में प्रैक्टिस कराई, फिर सिर्फ नोमेनक्लेचर कराया, फिर सिर्फ बर्नर थ्योरी, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 2 दिन तक VBT, आज CFT की दूसरी क्लास है। बहुत सब्र के साथ चल रहे हैं बेटा, सब्र के साथ चल रहे हैं, लेकिन व्हाट आई वांट, साथ साथ कंप्लीट करो। अगर क्लास में हो, अगर क्लास में हो, याद हो जाना चाहिए एकदम, ताकि मैं अगर क्वेश्चन दूं तो मुझे आंसर मिल जाए चैट बॉक्स में। चलो बेटा बढ़ते आगे। अब कुछ इसकी एप्लीकेशन भी है, क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक है, और अगर मैंने कहा है कि इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो हमने देख लिया। बेटा P ब्लॉक चैप्टर ही ऐसा था, फिर भी हमने कोशिश की कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, लेकिन बेटा क्लियर होने के बाद याद तो करना पड़ेगा। DNF पूरा हमने बोर्ड पे पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा हमने बोर्ड पे पढ़ा, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स ऑल्सो। आप लोग जितना रिस्पॉन्स करोगे टीचर आपके साथ उतनी मेहनत करेगा, ठीक है। तो अब अगर आपको याद हो गया है तो बस एप्लीकेशन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन होंगे आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे आंसर होंगे, और डिसाइड होगा कौन डॉक्टर बनेगा कौन नहीं। ठीक है बेटा, बढ़ते आगे। ठीक है,
अब बढ़ते हैं बेटा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोले तो कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हमसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड। अरे हम रट के थोड़ी बैठे कौन सा कंपाउंड कलर्ड है कौन सा कंपाउंड कलर्ड नहीं है, लेकिन हमने डी&एफ ब्लॉक चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि जब जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, याद करो मैंने T2G और EG बोर्ड पे बनाए थे, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है। हाईली अनस्टेबल होता है, लौट के बुद्धू वर्गो आए, लौट कर वापस आता है, और जिस रीजन में वापस आता है वो कहलाता है विजिबल रीजन, और वो कलर एमिट करता है। याद है या नहीं, वो कलर एमिट करता है जिसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो वो कहां से एनर्जी अब्सॉर्ब करके कहां जाता था, वही T2G से एनर्जी अब्सॉर्ब करके EG में जाता था। यही वो दो हमारे पास ऑर्बिटल्स हुआ करते थे। क्लियर बेटा, देखो ध्यान से। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो हमें पता है कंपाउंड कलर कैसे देते हैं, हमने डी ट्रांजिशन का नाम सुना है डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में, देखना बेटा ध्यान से। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन बाय डी ट्रांजिशन। हाँ जी बिल्कुल, नाम हमने इनका बहुत अच्छे से सुना हुआ है। फॉर डी ट्रांजिशन शो करने के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर शो करने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर शो करने के लिए उसके सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिर्फ वो कंपाउंड्स डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे जिन जिन कंपाउंड्स में या तो डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है या डी पूरी तरीके से भरा पड़ा है D10, तब वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा। बाकी तो बहुत इजी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए डी के अंदर, ठीक है। फॉर डी ट्रांजिशन और अ कॉम्प्लेक्स टू एग्जिबिट कलर, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मस्ट। क्लियर है। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्ड एनर्जी, क्या करता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला होता है, अगर डबल होते तो पहले उनको अलग करने के लिए एनर्जी दो। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी देंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा। हायर स्टेट में जाएगा, अनस्टेबल, बहुत ही कम देर के लिए स्टेबल है, वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जिस वेवलेंथ, जिस रीजन में आता है वो विजिबल रीजन होता है। 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने कुछ रेडिएशंस पढ़ी थी, उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। कॉस्मिक गामा एक्स यूवी विजिबल आईआर माइक्रो रेडियो, याद है, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी विजिबल आईआर माइक्रो रेडियो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, E बराबर h न्यू। नाम तो सुना होगा बेटा, नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो वो डी ट्रांजिशन कैसे, वो विजिबल विबग्योर उसी में आता है बेटा। ड्यूरिंग डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करता है बेटा, जंप्स फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल, जो नीचे वाले डी ऑर्बिटल होते हैं T2G वाले, टू हायर डी ऑर्बिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, अगर लीगेंड प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी कौन देगा, क्योंकि रिपल्सन ही नहीं होगा, और एनर्जी कोई नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके ऊपर ना ही जाएगा और वो कलर शो नहीं करेगा। क्लियर, देखो ध्यान से। In absence of ligand, no splitting of d orbital takes place, no dd transition occur, no color is observed. कोनो कलर दिखाई ना ही देगा। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ करता था बेटा, दैट इज द रीजन कि कंपाउंड कलर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल TiCl3 होते हैं व्हाइट कलर के, बट व्हेन इट विल पास आउट थ्रू H2O, जब इनको वाटर से पास आउट करते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रूप ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। क्या पहचान होती है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये ब्रैकेट, याद है वर्नर थ्योरी में समझाए थे, ये ब्रैकेट में अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर, व्हाइट से वॉयलेट हो गया क्योंकि यहां पर डी ट्रांजिशन हो गया। कैसे, ये जो लीगेंड थे, इस लीगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया, एनर्जी दी गई, तो उसके लोअर ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर में गए, एमिट करके उन्होंने हमें कलर दिया।
क्लियर, वॉयलेट कलर का हो गया। वहीं पे आपने जरूर सुनाई दिया होगा, जरूर सुना होगा कि कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस होता है, जिसमें पानी का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता, जिसे हम CuSO4 कहते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब उसको भी हम पास आउट करते हैं H2O से, तो वो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं CuSO4.5H2O। सुना है बेटा, वो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। क्लियर, तो ये रहा एग्जाम्पल। क्लियर फॉर DD ट्रांजिशन। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब जब DD ट्रांजिशन देखना है, उसके लिए एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होना ही चाहिए d ऑर्बिटल के अंदर जो अनपेयर्ड हो। d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आ गए अब एक्सेप्शन पे। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी कलर शो करते हैं। याद करो वो एग्जांपल, वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक जिन्हें हम K2Cr2O7 और KNO4 बोल के रट रहे थे, ऑरेंज और पर्पल कलर बता रहे थे। ये कलर कैसे शो करते हैं हमें समझ नहीं आया, तो वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था जिसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, और प्रॉमिस किया था कि उसे मैं यहां समझाऊंगी, तो बस अब समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना, इधर से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन का बहुत सिंपल सा रीजन है भाई, सेंट्रल मेटल एटम के पास इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास एक भी। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कलर कैसे शो कर रहे हैं, कलर कैसे शो कर रहे हैं? पहले तो जानो कैसे पता चला इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए हमने इनके सेंट्रल मेटल एटम को उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लेते हैं। यहां पे जो क्रोमियम था वो क्रोमियम था +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पे जो हमारा सेंट्रल मेटल था मैग्नीज, वो था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। भरोसा नहीं है तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3d5 4s1, राइट। लेकिन अगर +6 चार्ज है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये तो बच गया 3d0। एज इट इज मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अगर मैं 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बच गया 3d0। दोनों के डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, यानी कि कलर शो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये कलर शो करते हैं। कैसे 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 ये कलर शो करते हैं? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये क्या बला होती है मैम, अभी समझा देते हैं। चार्ज ट्रांसफर बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोलो, एक ही बात है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक होता है अपना सेंट्रल मेटल एटम, एक होता है अपना लीगेंड। लीगेंड जिसका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का। लेकिन क्या उस लीगेंड के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। याद करो बेटा 11th क्लास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा था CO और CO+ का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वो कार्बोनाइल का जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे तो आप क्या रटते थे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2x, पाई 2p2y, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आते थे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p। मैम आप ये क्या बोल रहे हो? MOT में आपने नाम सुना होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसी तरीके से हमारे जो लीगेंड्स होते हैं उनके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट उनके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन उनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में देता है तो उसे हम कह देते हैं मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। और जब इलेक्ट्रॉन लीगेंड देता है मेटल को उसके p ऑर्बिटल में तो वो कहलाता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ रीजन, वो रीजन में वो कलर शो करता है। बस कलर आ गया, कलर आ गया तो उसे हम बोलते हैं लीगेंड टू मेटल और मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखेंगे एक बार ध्यान से क्या होते हैं। कहाँ गया भैया?
नीचे कैसे पहुंच गया? चलो ऊपर ले आते हैं। गुम है किसी के प्यार में दिल सबाशा। कहाँ पहुंच गए यार हम? क्या हो रहा है ये? यस, ये इधर आ जाएगा। बस एक स्लाइड और ऊपर ले लूं बेटा, हमारी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाएगी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वाली। चलो बेटा, तो ये तो समझ आ ही गया बेटा। ना समझ आया हो कलर वाला, डी ब्लॉक वाला कैसे कलर शो करता है, तो ये हमने पढ़ाया था आपको, आप एक बार वहां पे कॉपी खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा ध्यान से, ये डी डी ट्रांजिशन हो गया। क्या हुआ? ये रहा बेटा चार्ज ट्रांसफर वाला, वो भी बता देते हैं। ठीक है, देखना बेटा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। When वन लीगेंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक लीगेंड दूसरे लीगेंड को रिप्लेस करता है, क्या होता है बेटा? जब एक लीगेंड, अर्चना ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जवाब देती हूँ क्योंकि जवाब मिल जाना है आपको बेटा। ठीक है, यस बेटा, जब एक लीगेंड दूसरे लीगेंड को रिप्लेस करता है तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मुझे आपको लिखवाना था। फॉर एग्जांपल बेटा, निकल H2O के 6 लीगेंड प्रेजेंट है, 6 के 6 मोनोडेंटेट हैं, तो ये ग्रीन कलर का होता है। लेकिन हम यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल हटाकर अगर एक इथाइलिन डायअमीन रख दें तो यहां पर इसका कलर लाइट ब्लू हो जाता है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल फिर से हटाकर हम यहां पर इथाइलिन डायमीन रख दें तो इसका कलर डार्क ब्लू हो जाता है। और अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल हटाकर एक और इथाइलिन डायमीन रख दें तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। बात सिर्फ इतनी सी थी बेटा जो याद रखनी थी। याद रखने वाली बात इतनी सी थी बेटा कि जब जब लीगेंड रिप्लेस होते हैं कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। एक बच्चा कह रहा है जो आप बोल रहे हो उसे लिख भी दो। लिखा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, इन केस ऑफ D0 एंड D10, बोले तो जब D में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो और जब D पूरा भरा हुआ हो तो उस केस में DD ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकता। और अगर DD ट्रांजिशन नहीं हो सकता तो कंपाउंड को कलर शो नहीं करना चाहिए था, बट मे बी कंपाउंड कलर हो सकता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और ये चार्ज ट्रांसफर के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है बेटा लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसे हम LMCT कहते हैं, और एक है हमारे पास मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। हालांकि समझा मैं आपको चुकी हूं, एक बार मैं इसे स्टेटमेंट से भी समझा देती हूँ। एक अनीश करके बच्चा है, लिख रहा है मैम हमारे 1 मंथ से क्लास नहीं लगाई है, 1 मंथ से ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे, कहाँ से आते हैं, मतलब इतने टैलेंटेड बच्चे कहाँ से आते हैं, इतने खाली बच्चे जिन्हें कोई मतलब नहीं है क्लास में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है क्लास में क्या चल, अपनी धुन में अलग, अपनी धुन में अलग। अरे भाई पढ़ना है तो क्लास में आओ, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ ना यार। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। जितने कम बच्चे होंगे उतने अच्छे से डाउट दिखेंगे, राइट। एक नीलमबुज चौधरी ने पूछा बेटा, सेम डाउट अर्चना ने पूछा था कि मैम अगर लीगेंड न्यूट्रल हुआ तो आप कौन से रिपल्सन की बात कर रहे हो। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, लेकिन अगर लीगेंड न्यूट्रल होता है बट उसमें डायपोल तो होता है, डायपोल तो होता है, पोलैरिटी तो होती है, और उसके डायपोल का, उसका पोलैरिटी का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट करता है जो सेंट्रल मेटल एटम के होते हैं, राइट। चलो, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहते हैं LMCT को, जब लीगेंड से मेटल चार्ज का ट्रांसफर होता है। ऐसा कब होता है? जब मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जब मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और लीगेंड्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को ट्रांसफर कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल MnO4 माइनस में ऑक्साइड था, लीगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और मैग्नीज था खाली डी ऑर्बिटल है उसके पास। तो क्या किया उसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए मैग्नीज को। क्या हुआ? लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यस बेटा, ये मैंने बताया था, जिनको नहीं याद आ रहा उनके लिए है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम मेटल टू लीगेंड टू मेटल। और मेटल क्या होता है? मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो मेटल क्या हुआ? रिड्यूस्ड। बट नॉन मेटल बोले तो हमारा लीगेंड, वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 विच इज ऑफ पर्पल कलर, K2Cr2O7 which is of orange color, chromic acid which is of green color, right? So they show color due to ligand to metal charge transfer. फिर ये मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या होता है बेटा? ये तब ऑब्जर्व होता है जब आपके लीगेंड के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया बेटा। कौन सा एग्जाम्पल बता दिया? मैंने आपको एग्जाम्पल बताया MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद करो, आज तो मेरे हाथ नीले नीले हो गए बेटा। जो हमने MOT पढ़ी थी, उस MOT में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं खाली भी तो होते हैं। तो ऐसा नहीं है, लीगेंड के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम से, अगर वो मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लीगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर करे तो वो कहलाता है मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्लियर? इसके हमारे पास ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन वो कौन से लीगेंड्स हैं जो ये कर सकते हैं? वो है हमारे पास कार्बोनिल, साइनाइड, बेंजीन, इथीन, ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व्ड व्हेन लीगेंड हैव एम्प्टी पाई ऑर्बिटल एंड मेटल हैव फिल्ड डी ऑर्बिटल, तब ऐसा हो सकता है। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं अब हम किसकी बात करते हैं? हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशंस है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हम लिखना सीख गए। कैसे लिखना सीख गए? देखो इसका एग्जांपल बता देती हूँ। मैंने बोला स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इस कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दे दिया FeCN6 होल -4। तो आपका काम क्या है पता है बेटा? आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। आपने उसको लिखा x प्लस 6 × -1 बराबर -4। तो यहां से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। आयरन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होता है बेटा? 3d6 4s2। लेकिन अगर इस पे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या हो गया बेटा? 3d6। तुम्हारे काम का बस यही था कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऊपर होता है Eg और नीचे होता है T2G। क्लियर? और मैंने आपको कल ही सिखाया था कि जब जब D6 हो तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है। तो D में 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है। कॉम्प्लेक्स लीगेंड कैसा है? लीगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता था? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनता था बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मैं लिख सकती हूं एज लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग, तो हम क्या प्रिफर करेंगे? पहले पेयरिंग करवाएंगे। अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बता दो बेटा जल्दी से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा, क्योंकि लीगेंड स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G4 Eg0।
ये हमें लिखना आ गया। लिख सकते हो बेटा किसी की भी स्प्लिटिंग इक्वेशन। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे नालायकों, जल्दी से बता दो बेटा। अरे एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता चला ऑक्टाहेड्रल है। नालायक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब जब 6 होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होता है। और कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ा है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे? क्लियर हो गया? एक दो क्वेश्चन मैं दे दूं मैम? 4 क्यों? ओ भाई सच में यार क्या गलतियां हो रही हैं आज। सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 4 5 6, टिट्टू जी 6 आएगा ना। खुश? अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना, हमने 4 क्यों भरे? मैं तो समझा रही थी कि चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे के नीचे भरे जाएंगे। क्यों? जब तक नीचे वाला पूरा नहीं भर जाएगा तब तक ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर लिगेंड वीक होता तो काया पलट जाती पूरी। क्लियर? जल्दी से बता दो, अभी तक कोई शक है तो पूछो। क्लियर है बेटा यहां तक एकदम? यस। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं फिर आपको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा पूछ लेगा आपसे मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का बस इतना सा मतलब है। क्या मतलब है? इफ unpaired electrons are present, if unpaired electrons are present, तो कैसा हो जाता है बेटा नेचर में? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। if unpaired electrons आर एब्सेंट, यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा हो जाएगा बेटा? डायमैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। कैसे बेटा? म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। क्लियर है बेटा? क्लियर है एकदम? क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है कि मैम वहां पे 3 पेयर भी तो आएगा। बेटा मैंने CFSE निकाली है यहाँ पे, है मैंने CFSE निकाली है यहाँ पे, कुछ भी है। CFSE निकालेंगे तब आएगा ना बेटा 3 पेयर। ऐसे मत करो बेटा, दुख होता है, यहाँ दर्द होता है हमको, ऐसे मत किया करो यार। CFSE निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कब सिखाया 3-3 पेयर आएगा? यहीं से लगाऊंगी बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है एकदम? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो बेटा। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो जल्दी से पूछो बेटा, जल्दी से बेटा। हाय राखी त्रिपाठी क्या पूछ रहे हो? मैम प्लीज ज्योमेट्री निकालना बता दो। अरे बेटा वीबीटी में क्या किया था? वीबीटी में क्या किया था? 2-2 दिन तक ज्योमेट्री निकाल रहे थे। अरे यार वीबीटी में ज्योमेट्री निकालना ही तो सीखा था बेटा, याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सोते सोते ना जागो, आज उठ के आ गए। चलो देखते हैं मैम क्या पढ़ा रहे हैं। अरे मैम आज ये पढ़ा रहे, मैम ने ज्योमेट्री वर्ड यूज कर लिया, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं।
चलो स्पैम करते हैं क्लास में। नालायकों किसी दिन मिल गए ना, बहुत पिटोगे, सच में बहुत बहुत पिटोगे। ठीक है, बढ़े आगे बेटा। फिर भी अगर किसी को शक है तो पूछ लो बेटा, डांट लगा सकती हूँ, पिटाई तो कर नहीं सकती थी दूर से। यहां तक हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है शक्ति, वेरी नाइस, बढ़े बेटा आगे। चलो हाँ, लास्ट एप्लीकेशन बच गया बेटा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हो जाएगा अपना। ठीक है, मैं रिवीजन भी करा दूंगी, परेशान मत होना बेटा, परेशान मत होना, मैंने जो भी पढ़ाया कंफ्यूज मत होना, सब सब क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। कहाँ थे बेटा? जॉन टेलर। ये क्या होता है मैम? बेटा जॉन टेलर पे सालों से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, सालों से नहीं आया मतलब 10 साल में एक बार आया है, लेकिन अगर आया है, चाहे कभी भी आया हो, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, इसलिए मैं ये जॉन टेलर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ऑल अबाउट कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाती है, और उसकी जो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होती है उसे हम, जिन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था, इनका सही प्रोनाउंसिएशन यान टेलर है, बट हम तो जो देखते हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें जो दिखाई देगा हम वही पढ़ेंगे, हमारी इंग्लिश ऐसी होती है, राइट। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? जॉन टेलर इफेक्ट, ताकि याद भी हो जाए। क्लियर? तो ये जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है बेटा? आपको बस इतना पूछेगा, क्या ये कॉम्प्लेक्स जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा? करेगा तो कैसा करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा या वीक करेगा? क्लियर? जॉन टेलर है, यान टेलर। भावेश जोशी बोल रहे मैम जॉन नहीं है। अरे हमको पता है जॉन टेलर है, खुश हो जाओ अब, खुश। जॉन टेलर, ठीक है, मुझे बोलने में जॉन अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने जॉन बोल दिया। ठीक है, तो हाँ जी बेटा, यान टेलर इफेक्ट इसे कहते हैं, और ये कब होता है, कैसे होता है नहीं होता है, हम कैसे देखेंगे, हम वो आपको सिखा देते हैं। बेटा हमें स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखना आ गया। हाँ जी मैम, आपने अभी सिखाया। T2G में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। वो T2G में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैम ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इंसाफ है। 2 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, बड़ी नाइंसाफी है। क्यों? एक में 2 जाएगा, एक में 1 जाएगा, तो कोई सिमेट्री नहीं है। 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, इंसाफ। 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, नाइंसाफी। एक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, बोले तो या तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो, या T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो, या तो EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या EG में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो कहलाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वहीं पे अगर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, वो कहलाता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब तब यान टेलर डिस्टॉर्शन होता है। सिंपल। तो जॉन टेलर है या नहीं, ये देखने के लिए बस इतना देखना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉन टेलर है, नहीं है तो नहीं है। अब इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हम कैसे देखें? अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन EG ऑर्बिटल्स के अंदर है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर होगा, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन T2G के अंदर है तो वो वीक होगा। और अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमें ये भी नहीं पता कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो पता है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फिर उस D के इलेक्ट्रॉन को T2G EG में भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लिगेंड, और वो भरने के बाद हम ये देखेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। देख लेते हैं, यही आपके सामने लिखा हुआ है, मैं सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा दूंगी, देखना बेटा। It arises due to unequal distribution of electron in T2G and EG orbital. Clear? तो पहली बात, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने ऑर्बिटल जितने इलेक्ट्रॉन,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनइक्वल है तो जॉन टेलर होगा। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर कब होगा बेटा? देखना, जब जब असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बोले तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का ईजी ऑर्बिटल के अंदर होगा, तब तब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर होगा। और जब जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन T2G के अंदर होगा, वीक जॉन टेलर होगा। तो ये होता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। अब हमें बताना है इन सभी के लिए कि कब जॉन टेलर स्ट्रॉन्ग होगा, कब जॉन टेलर वीक होगा, कब जॉन टेलर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इन सब की स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आप अभी हमने कल ही तो लिखा था, कल ही तो लिखा था। जल्दी से चलो बेटा, जल्दी से इनकी स्प्लिटिंग इक्वेशन लिख देते हैं। क्या आ जाएगा बेटा? D1 की स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या होगी? T2G1 EG0, D2 T2G2 EG0, D3 T2G3 EG0, D4 हाई स्पिन T2G3 EG1, D4 लो स्पिन T2G4 EG0, D5 हाई स्पिन T2G3 EG2, D5 लो स्पिन T2G5 EG0, D6 हाई स्पिन, पहले ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 फिर 6, T2G4 EG2, D6 लो स्पिन T2G6 EG0। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। नहीं है तो चलो बताओ बेटा, T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक। बहुत नाइंसाफी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसी को देखना है। आप बोलो मैम इसमें Eg का क्यों? Eg में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? T2G में एक इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन। बहुत नाइंसाफी है क्योंकि तीनों में से एक को इलेक्ट्रॉन जाएगा। बोले तो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बोले तो जॉन टेलर तो होगा ही होगा, लेकिन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें? T2G में, वीक जॉन टेलर। सेम वीक जॉन टेलर। यहां पर देखना बेटा, Eg में तो इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा लग रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो T2G में बराबर इलेक्ट्रॉन है, Eg में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे जॉन टेलर नहीं होगा, नो जॉन टेलर इफेक्ट, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? T2G3 जिसमें बराबर है उसको तो देखो ही मत। Eg1, Eg के 2 ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, 2 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत नाइंसाफी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, साथ के साथ किस में? Eg में, दैट मीन स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। T2G4, Eg में तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, भाई 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और T2G में है तो वीक जॉन टेलर। T2G3 Eg2, T2G में 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक है, नो जॉन टेलर। T2G5 Eg0, Eg में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन T2G 3 ऑर्बिटल, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि हर ऑर्बिटल को बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन यहाँ 5 है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी T2G में, वीक जॉन टेलर। T2G4 Eg2, Eg 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, उसको देखो ही मतलब T2G को देखो, तो T2G में 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, गलत बात, वीक जॉन टेलर। यहां पर भी बेटा Eg में तो 0 है, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिक है, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, नो जॉन टेलर। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो विदाउट हेजिटेशन पूछो, क्योंकि सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जॉन टेलर होगा या नहीं। जल्दी से बता दो नालायकों।
यस बेटा, विदाउट हेजिटेशन, कोई शक नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर ये एकदम क्लियर है तो इसको मैं होमवर्क कर दूं, बता दोगे किसमें कैसा जॉन टेलर होगा? बताओ जल्दी भाई, बता दोगे या नहीं? बता दोगे ना? एक बच्चे को डाउट आ रहा है, कलर मैम कैसे बताएंगे? एक बात बताओ, आपको नहीं बताया था मैंने? अब बेटा तुम ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। 1 2 3 4, ये डी के ऑर्बिटल्स, ये हमारा इजी, और ये हमारा T2G। क्लियर है? ये T2G, ये Eg। नहीं बताया था बेटा मैंने? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां जाएगा, तो इसने क्या किया? इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करेगा, और जब यहां पर वापस आएगा, यहां पे अनस्टेबल है, यहां पर क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और जो एनर्जी वो रिलीज करेगा वो कहाँ लाए करेगी? विजिबल रीजन में। क्लियर? तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। तो जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, E एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E रिलीज्ड, जो यहां पर रिलीज करेगा, एमिट करेगा। क्लियर? इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? E एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E रिलीज्ड, और ये तो पता ही है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर पता है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर? अब याद आ गया थोड़ा थोड़ा? नहीं आया हो तो भी परेशान मत होना बेटा। क्लियर? आपकी हर समस्या का हल है हमारे पास। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो, टफ है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, टफ है कोई हिंट नहीं दूंगी, ट्राई करो। या पहले इजी करना चाहोगे? पहले इजी करना चाहोगे तो इजी करवा देते हैं, या मैं करवाऊं एक क्वेश्चन? चलो मैं बता देती हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और मैंने क्या बोला था अभी? दैट E एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE, बताया था। लेकिन E एब्जॉर्ब्ड का क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ? एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। तो क्या मैं यहां से बोल सकती हूं, क्या मैं बोल सकती हूं कि CFSE जितनी ज्यादा होगी लैम्डा एब्जॉर्ब्ड उतना कम होगा? देख लो, सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूंगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ आई? जल्दी बता दो बेटा, ऐसे ना करो। आ गई है तो आगे बढ़े। कुछ बच्चे आंसर भी दे चुके हैं, देख लेंगे बेटा। ये बात समझ आई जो मैंने लिखी कि नहीं लिखी? ठीक है, अब सबके अंदर CFSE तो कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, इसीलिए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आज पढ़ाए, ताकि क्वेश्चन करने में कम समय लगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम सबका सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम, तो क्या चेक करोगे? लिगेंड।
जिस लीगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी सीएफएसी उतनी ज्यादा और उसकी लैम्डा एब्जॉर्ब्ड उतनी कम। अगर ऑब्जर्व्ड बोल देता ना, क्या ऑब्जर्व होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता बेटा। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से, फ्लोरीन, इथाइलिन डायमीन, कनाडा, वाटर, अमोनिया। तो हमने क्या पढ़ा था, आई बाहर, सनी क्लास से फरार आ गया, ओ ऑक्सलेटो और पानी, सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये कौन सा है, फर्स्ट वाला। ये कौन सा H2O वाला, फोर्थ वाला। अमोनिया वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला। इन वाला कौन सा है, 3 वाला। नहीं, इन वाला है 2 वाला। और कनाडा वाला कौन सा है, 3 वाला। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। और लीगेंड की स्ट्रेंथ जितनी कम, लीगेंड की स्ट्रेंथ जितनी कम, सीएफएससी उतनी कम, सीएफएससी जितनी कम, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड उतना ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा, सबसे ज्यादा 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछो। बोलो बच्चे, यस, कोई शक? प्रियांशु जी पूछ रहे हैं मैम ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी होती है क्या? नहीं बेटा, जगराता करना होता है उसके साथ। थ्री का ऑक्सीडेशन स्टेट 9 आ रहा है, गलती हो गई भाई, माइनस है, ये माइनस है। पढ़े आगे। अरे ये मैंने ऑर्डर लिखा है लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का, आंसर लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड नहीं लिखा है। चलें आगे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व। पूछा है कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, पता है ना क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क ही दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग। सीएफएससी अरेंज करनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, करो बेटा। ट्रिक बताई थी, आपका मन है तो सॉल्व करो पूरा पूरा। यस बेटा, जल्दी सॉल्व करेंगे इसे। थ्री टू वन, वेरी नाइस। कुछ बच्चे कैलकुलेट करने बैठ गए होंगे, है ना, लेकिन कुछ बच्चों ने बस ये देखा होगा क्योंकि लीगेंड सेम है, बट ये हमें पता है कि ये बिलोंग करता है 3D सीरीज से, ये बिलोंग करता है 4D सीरीज से, ये बिलोंग करता है 5D सीरीज से। हम सीधे सीधे सीएफएससी अरेंज कर सकते हैं क्या, ए का सबसे कम, फिर बी और फिर सी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चेक करो एक बार, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? तो यहाँ पे नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे सॉल्व करने मत बैठ जाना, फैक्टर्स अफेक्टिंग बताए ना वही फॉलो करना। नेक्स्ट देख लो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल ओ, करो चलो सॉल्व। क्या पूछा है, डेल ओ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफएससी।
करो बेटा सॉल्व। करो बेटा सॉल्व। इच्छा है आपकी, आप चाहो तो CFSE निकालने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको फैक्टर्स अफेक्टिंग याद है वो तो सॉल्व कर लेंगे। सब में सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सब में लीगेंड वेरी कर रहा है, और सब में ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। तो हमें ये पता है CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। और यहां हमें याद होनी चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको लिखवाई है, आई बहार सनी क्लास से फरार। तो अब आई बहार सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो और पानी, सुनो EDTA एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो मैंने बस क्या देख लिया, कौन कौन से लीगेंड आ रहे थे। तो ये कौन सा वाला है बेटा, ये फर्स्ट वाला है शायद ए, उसके बाद वाटर वाला कौन सा है C, अमोनिया वाला कौन सा है बेटा, अमोनिया वाला कौन सा है B, और कनाडा वाला कौन सा है D। ये आ गया ऑर्डर। यहां तक किसी को कोई शक हो तो पूछ लो। ये हमने ऑर्डर निकाल दिया CFSE का, डेल O का। कोई शक किसी को, सीधा सीधा फैक्टर्स अफेक्टिंग, लास्ट ऑप्शन में -3। हाँ बेटा अभी करेक्ट कर देती हूँ। देख लो बेटा, यस बेटा क्लियर है एकदम। कर पाओगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, याद होंगे तो CFSE, या निकालने बैठोगे सबकी CFSE? निकालने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, T2G EG में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर CFSE निकालो चारों की, फिर कंपेयर करो किसकी कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा मोर नेगेटिव उतनी ज्यादा CFSE होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो जल्दी से पूछ लो, पूछ लो बेटा पूछ लो, जल्दी पूछो बेटा कोई शक हो तो। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो अगर दो साथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ये लो बेटा, इनकी स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखनी है। चलो बेटा जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। स्प्लिटिंग इक्वेशन लिखनी आती है बेटा, लिखनी सिखाई है। देखो बेटा लिखते हैं सबकी एक एक की। पहला दे दिया, क्या दे दिया बेटा, पहला हमको दे दिया CO Cl4 -2। तो हम क्या सिखाए थे तुमको, हम सिखाए थे बेटा सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d7। अब ये d7 को भरो T2G और EG में, बट क्या ध्यान रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लोरीन इज अ वीक लीगेंड, और अगर क्लोरीन वीक लीगेंड है तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन जाके पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बेटा, देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, T2G 5 EG 2। क्या क्लियर है सबको, क्या क्लियर है? और अगर क्लियर है तो बी वाला कर लेते हैं बेटा। बी वाला क्या है बेटा, बी वाला है FeCN6 होल -3। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा 3d5। और हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो पहले T2G को पूरा भरा जाएगा। कैसे, 1 2 3
4 5, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या हो गया बेटा, T2G5 Eg0। क्लियर है? क्लियर है? कौन नालायक बोल रहा है कि यहाँ पे शेप टेट्राहेड्रल है? हाँ तो टेट्राहेड्रल है तो ई और टी में इलेक्ट्रॉन भरो ना। ये तो ऑक्टाहेड्रल है नालायक। जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता था, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही आती थी ना बेटा, सिर्फ वेरी करता था उनका हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन बेटा ज्योमेट्री हमेशा 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 क्या आती थी बेटा, जल्दी बताना जरा। ए वाले में शेप टेट्राहेड्रल। ओ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। हम इस कॉम्प्लेक्स को बदल देते हैं, हम इसको कर देते हैं COCl6 है ना, -4 -4। बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा तुम, सच में। गलती होगी बेटा, ठीक है अब सही है। दूसरा एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल। बहुत सही बात बताई बेटा आप लोगों ने, बहुत सही। अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो पहले इलेक्ट्रॉन ई में भरे जाते फिर टी में जाते। मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ ऐसा ही, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ, खुद करवा रही हूँ, देखना बेटा ध्यान से। नहीं बेटा मैं तो प्यार से भी नालायक बोलती हूँ, चिंता ना करो। देख लो बेटा सी वाला एग्जाम्पल, FeCl4 होल -2। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, Fe की +2। 3d6 4s2 होता है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब नीचे कौन है, E, और ऊपर कौन है, T2। ऊपर कौन है बेटा, T2। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहले नीचे वाला पूरा भरना पड़ेगा, या ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, स्प्लिटिंग इक्वेशन E3 T2 3। क्लियर? तो ऐसा हम यहां भी कर सकते थे, पहले ई में आएगा फिर टी में जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बता दो। कोई शक यहाँ तक, किसी को कोई भी शक हो तो पूछो बेटा जल्दी से, ताकि मैं लास्ट वाला करा दूं आपको डी, या डी वाला खुद करोगे, चलो डी वाला तो करा ही देते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, और हम अब मिलेंगे आपके बोर्ड्स के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना आप ट्राई, होमवर्क है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम तो नहीं है, लगभग, कोई बात नहीं, ये भी होमवर्क है। 3 तो होमवर्क हो गए, इसका डी पार्ट रह गया है, इसका डी पार्ट करा देते हैं, ठीक है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सा, कहाँ गया वो, ये रहा। इसका डी पार्ट कराना है, क्या है डी पार्ट, FeCl6 -3। चलो करा देते हैं, FeCl6 -3, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe +3 है, 3d6 4s2 होता है, लेकिन ये हो गया 3d5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, भरने हैं, कहाँ भरेंगे, लास्ट में बस एकदम T2 में और E में भरेंगे। भर देते हैं बेटा, नीचे T2G होते हैं, ऊपर Eg होते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और लीगेंड कैसा है, वीक है, तो पहले ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसकी स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या हो गई बेटा, T2G3 Eg2। क्या सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक, जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर है एकदम। और अगर क्लियर है तो बाकी क्वेश्चंस आप करके लेकर आओगे आफ्टर योर बोर्ड्स। रिवाइज करके आना बेटा, क्लासेस के बाद हम मिलेंगे, आपके बोर्ड्स के बाद हम मिलेंगे। और CFT ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी तो मैं एक और पूरी क्लास लगाऊंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि एक समय की बात है बेटा जब इसमें से पता है कितने क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, 24 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन इसी में से थे, किसमें से, CFT में से।
इसलिए मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखवाए हैं ताकि आपको कम समय लगे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नालायकों तो मैं मजाक में बोल देती हूँ, आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सॉन्ग सुना दें? कौन सा सुना है बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ताकि 2 लाइन हम आपको सॉन्ग की भी सुना दें, ताकि आपको कंप्लेन ना रहे कि डॉली मैम हमारी बात नहीं मानती। जल्दी से बता दो बेटा कौन सा सॉन्ग। यस। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। चलो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मिलेंगे हम आपके पेपर्स के बाद। बेटा पेपर अच्छा हो बुरा हो, डिप्रेस मत होना, नेक्स्ट पेपर के लिए अवेयर रहना। नेक्स्ट पेपर जो होता है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए लास्ट पेपर की वजह से। जो हो गया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो होने वाला है वो हमारी कंट्रोल में है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।